बच्चों, आज 12th फिजिक्स का 4th लेसन गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आता है। तो टॉपिक है बच्चों, दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। यानी कि दो चालक तार हैं लंबे सीधे और वो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। उन दोनों में धारा बह रही है। धारा एक ही दिशा में बह सकती है और विपरीत दिशा में भी बह सकती है, एक दूसरे के विपरीत। तो बताएंगे क्या इफेक्ट पड़ता है एक दिशा में बहे और विपरीत दिशा में है तब। तो बच्चों, दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच चुंबकीय बल, यानी हमने ये पढ़ा है कि जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। एक तो ये हो गया वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और एक हमने ये पढ़ा है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी गतिमान आवेश यानी कि आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिए बच्चों, और दोनों इसमें लगेंगे और दोनों कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं। एक बार पुनः रिपीट करते हैं। जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो उस धारा के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पीछे बता चुके हैं। एक, जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है, कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है। या चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार रखा हो तब उस पर एक चुंबकीय बल लगता है। उसका फार्मूला हमने IBL sin थीटा बताया था, ड्राइव किया था। ठीक है ना। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट इसमें काम आएंगे जो कि आपको पहले समझा दिए गए हैं। तो बच्चों देखो, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। तो ये है बच्चों दो समांतर चालक तार। ठीक है ना। तो ये दो समांतर चालक तार हो गए बच्चों। मान लीजिए चलो एक है AB और दूसरा है CD। ठीक है ना। साथ साथ मैं एक दूसरा फिगर बना देता हूँ, क्योंकि ये जो ले रहा हूँ मैं, मान लीजिए दोनों में जो धारा बह रही है वो एक ही दिशा में बह रही है। पहले तार में धारा I1, दूसरे तार में धारा I2। ठीक है ना। लेकिन दोनों में धाराओं की दिशा एक ही ओर है, दोनों में धाराओं की दिशा एक ही दिशा में है। यदि विपरीत हो तब क्या होगा वो बाद में बताता हूँ देखो, लेकिन फिर भी फिगर बनाता हूँ बच्चों। चलो यही तार है, मान लिए ये ABCD वाला भाई। चलो ये AB थोड़ी देर के लिए और ये CD। तो पहले यहाँ मान ली भाई धारा I1 ऊपर की ओर है तो ये I2 धारा नीचे की ओर है, यानी कि धारा की दिशा विपरीत है, यहाँ समान है। तो समझाते हैं पहले कि चुंबकीय बल जो लगेगा वो कितना लगेगा। सही है ना। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि धारा की दिशा विपरीत है और समान है वो बाद में बताते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि धारा बहने पर चुंबकीय बल कितना कार्य करेगा। तो बच्चों, डेरिवेशन के लिए ये थोड़ी लैंग्वेज लिख देना कि माना दो लंबे सीधे चालक तार एक दूसरे के समांतर रखे हैं, एक दूसरे के समांतर रखे हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। पहले तार में धारा I1 और दूसरे में I2 बह रही है। माना दोनों में धाराएं एक ही दिशा में बह रही हैं। ठीक है, ये बात बताएंगे। तो ये दो शब्द लिख देंगे अपनी भाषा में, क्या कि माना दो लंबे सीधे तार एक दूसरे के समांतर रखे हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, जिनमें धाराएं क्रमशः I1 व I2 बह रही है और धारा दिशा एक ही दिशा में है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए बच्चों, भाई हमने ये पहला कॉन्सेप्ट बताया कि जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो धारा बहने के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हम स्मॉल r दूरी पर इसमें धारा बहने के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो अभी थोड़ी देर लिए हमने ये मान लिया बच्चों, ये एक चालक तार है AB, इसमें I1 धारा बह रही है,
तो कॉन्सेप्ट है हमारा कि किसी चालक तार में धारा बहती है तो उसके कारण चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तार में धारा बहने के कारण इससे r दूरी पर बच्चों ये पॉइंट ले लिया, यानी कि हमने जहां ये दूसरा तार रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये पहला तार है भाई, तो पहले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र मैंने मान लिया भाई B1 पहला तार है। तो पहले तार के कारण यहाँ जो उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र वो कितना, क्योंकि पहले तार के कारण उत्पन्न हो रहा है इस r दूरी पर, वो B1। तो बच्चों एक लंबे सीधे तार के कारण हमने एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग में समझाया था, पहला ही अनुप्रयोग है कि लंबे सीधे तार के कारण उसके चारों ओर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया था। तो अगर वो नहीं याद है तो पीछे की वीडियो देख लेना, एम्पियर के परपथीय नियम के अनुप्रयोग वाली। तो बच्चों देखो यहाँ लंबे सीधे तार के कारण स्मॉल r दूरी पर, तो स्मॉल r दूरी का अर्थात दूसरे तार के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर पहले तार के कारण, पहले तार के कारण मतलब पहले तार में धारा बहने के कारण, पहले तार में धारा बहने के कारण स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि दूसरे तार के किसी बिंदु पर कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों मैंने B1 लिखा है क्योंकि पहले तार के कारण उत्पन्न धारा है चुंबकीय क्षेत्र, तो B1 लिखा है। तो एक फार्मूला है याद होना चाहिए, ये पीछे बता दिया है, μ0/2π I/r। तो बच्चों भाई इसमें धारा बह रही है पहले तार में, क्योंकि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, तो पहले तार में धारा I1। तो बच्चों यहाँ पर I के स्थान पर I1 हो जाएगा और बीच की दूरी कितनी है स्मॉल r, ठीक है नहीं। तो I1/r ये इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब बात ये है बच्चों कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए थे, जिनमें से एक बताया था दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। तो वो दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से ये जो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी हम दिशा ज्ञात कर लेते हैं कि भाई वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है। क्यों ज्ञात कर रहे हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें ज्ञात होगी तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा उस बल की भी दिशा ज्ञात कर लेंगे। तो पहले वो चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात करते हैं बच्चों। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 मैं रिपीट कर रहा हूं, वैसे तुम्हें याद होना चाहिए कि भाई दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार पूरा फैलाएंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, उंगलियां जो फैली हुई उंगलियां हैं वो उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तब हथेली के लंबवत जो धक्का देने की दिशा होती है, हथेली के लंबवत, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो देखो बच्चों भाई पहले तार के कारण, तो पहले तार में धारा किधर बह रही है ऊपर की ओर। तो देखिए ऊपर की ओर धारा की दिशा में अंगूठा, उंगलियां उस बिंदु की ओर जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उंगलियां देखो हमने इस बिंदु की ओर कर दी और अंगूठा धारा की दिशा में हो गया। तब देखो ये हथेली धक्का देने की दिशा यानी कि इधर आई ऐसे, तो अंदर की ओर आई, तो यानी बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आ गई। और नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होती है बच्चों, मुझे क्रॉस से दिखा देते हैं। चलो ये क्रॉस दिखा दिया मैंने, ये ठीक है ना। इस क्रॉस का मतलब यह है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा अंदर की ओर है, लंबवत है बोर्ड की। कागज जो हम देखेंगे कॉपी पर, कागज के तरह लंबवत नीचे की ओर। तो हमें दिशा ज्ञात हो गई, कितना उत्पन्न हुआ है वो ये फार्मूला हमें याद है, ठीक है ना। अब बच्चों में दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार रखा होता है तो उस पर बल कार्य करता है। उस चुंबकीय बल का हमने फार्मूला ड्राइव कर दिया है। तो बच्चों फार्मूला कितना आया था, यदि चालक तार की लंबाई L है और धारा इसमें I बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र B है, तो IBL sin थीटा, IBL sin थीटा, ये फार्मूला ड्राइव है। तो बच्चों अब देखिए यहाँ इसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ B1। इस चुंबकीय, क्योंकि यहाँ भी ये उत्पन्न होगा, R दूरी है तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक समान होगा। तो बच्चों इस चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक तार रखा हुआ है, क्योंकि इसमें धारा बह रही है तो ये धारावाही चालक तार हो गया। और
जब कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर बल कार्य करता है। तो बच्चों वो बल का मान क्या था, IBL sin थीटा। तो अब हम लिखेंगे भी इस चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही चालक तार है दूसरा जिसमें I2 धारा बह रही है, ठीक है ना, इस पर लगने वाला बल। तो लिख देते हैं भी ये इक्वेशन फाइंड कर ली, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। तो बच्चों भी दूसरी तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, देखो मैंने F इक्वल टू लिख दिया बच्चों। तो फॉर्मूला बताया था IBL sin थीटा। तो I यानी कि इसमें धारा कितनी बह रही है भाई, I2, तो I2। BL, तो V यानी कि है चुंबकीय क्षेत्र कितना है, V, अर्थात V1 है। मैंने पहले तार के कारण लिखा है इसलिए V1 लिख दिया है, तो V1। तो IB, B का मतलब V1, I से मतलब इसमें I2 धारा बह रही है, तो IBL। L इसके तार की लंबाई है, हमने मान लिया है, चलो इसकी भी L लंबाई तार की, ठीक है ना, मतलब लंबा तार है, L लंबाई है, तो लिख देंगे नीचे जहां L तार की लंबाई है। तो IBL sin थीटा। बच्चों IBL sin थीटा में थीटा क्या था, थीटा था बच्चों चुंबकीय क्षेत्र और जो चालक की लंबाई है, यह चालक में बहने वाली धारा है। क्यों, धारा चालक के अनुदिश बहेगी, लंबाई के अनुदिश। तो हम चालक में बहने वाली धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण देख लेते हैं बच्चों। तो देखो भाई चुंबकीय क्षेत्र अभी मैंने दाएं हाथ की हथेली से निकाला था, तो वो अंदर की ओर आया था, बोर्ड के अंदर, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, कॉपी में देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे अंदर की ओर, और धारा देखो यूं बह रही है, तो ये ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गए। तो थीटा कितना हो गया, 90। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर, चूंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए F इक्वल टू I2, और देखो B1 की वैल्यू यहाँ से लगा दो, समीकरण 1 से भी, Y इक्वेशन 1। तो B1 की वैल्यू लगा दी हमने बच्चों, μ0/2 पाई और I1 अपॉन R sin 90 की वैल्यू 1, sin 90, और sin 90 की वैल्यू 1। तो इतना आगे दिए, और ये L लगे बच्चों भी, L, I2 B1 और ये L हो गया, चलो L यहाँ लिख दिया मैंने, ये 1 हो गया। तो बच्चों F इक्वल टू μ0/2 पाई, μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन R, और देखो ये L मैंने यहाँ लिख दिया, इंटू L, ठीक है ना, ये 1 हो गया, I1 I2 के साथ ले लिया। ये बच्चों ये इस तार पर लगने वाला बल हो गया, ये इसके कारण जो धारा बह रही है, यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, तब उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाला बल इतना आ गया, ठीक है ना। जहां L तार की लंबाई है, जहां L तार की लंबाई है, ठीक है ना बच्चों। अब अगर हम ये कहें बच्चों कि भाई इस तार के कारण, क्योंकि धारा इसमें बह रही है, तो इस तार के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो हम कहेंगे भाई इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कितना होगा यहाँ पर। तो अब इसके कारण जो उत्पन्न होगा तो दूरी तो वही है R, लेकिन धारा इसमें I2 है, तो यहाँ बच्चों क्या आएगा भाई कि μ0/2 पाई I2 अपॉन R, क्योंकि अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, तो इस कारण निकाले तो I2, तो I2 अपॉन R चुंबकीय उत्पन्न हो जाएगा। अब उस चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही चालक तार हो गया, तो जो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार रखा हुआ है तो इस पर बल लगेगा, तो उस बल का मान फिर ये आएगा, तो यहाँ I1 आएगा, तो I1 B2 L sin थीटा, फिर sin 90 होगा वो, और ये चीज आएगी बच्चों, वहाँ B2 का मान लगाएंगे, यहाँ I1 होगा तो यहाँ I2 आ जाएगा, वहाँ F का मान यही आएगा, यानी कि μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L, यही इस तार पर लगने वाला बल है, और इतना ही बल इस तार पर लगने वाला बल है। अब बात यह है कि जब दोनों तारों में दिशा एक ही ओर है, तब बच्चों इस बल की दिशा किधर होगी। हम यहाँ L से अगर डिवाइड करते हैं इसे, तो L से डिवाइड करेंगे बच्चों तो F अपॉन L हो जाएगा।
अर्थात एकांक तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल आ जाएगा। तो एग्जाम में कभी यही पूछ लेता है अभी कि तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखे बच्चों भाई तार की एकांक लंबाई पर, तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, भाई लगने वाला चुंबकीय बल। तो बच्चों एकांक लंबाई एल की लंबाई से भाग कर दो, तो भाई एफ अपॉन एल इक्वल टू म्यू 0/2 और ये आ गया बच्चों भाई I1 I2 अपॉन आर। यहाँ एल से एल डिवाइड हो गया, या डिवाइड करेंगे इधर भी एल से एल कैंसिल। तो बच्चों ये तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल आ गया, बल का फार्मूला आ गया। तो बच्चों अब देखना यह है कि भाई इस बल की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी। ये तो हमें ज्ञात हो गया कि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जितना इस तार पर लग रहा है उतना इस तार पर लगेगा। अब बच्चों जब कोई आवेशित कण या कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उसे बल लगता है। उस बल की दिशा हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बताई थी ज्ञात करने के लिए। तो बच्चों उस चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ का नियम बता दिया था। क्या बताया था बच्चों कि हम बाएं हाथ का अंगूठा और दो पास की उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के लंबवत हो, 90 90 सब 90। तब बताया था बच्चों मैंने, यह याद रखने के लिए है कि फादर मदर चाइल्ड फोर्स, मदर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, चाइल्ड सी यानी करंट। तो बच्चों ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र दिशा में हो, अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र दिशा में हो, बीच वाली उंगली धारा दिशा में हो, तब अंगूठा जिस दिशा में होगा वो उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। अब यहाँ देख लेते हैं बच्चों, देखो ये धारा दिशा में जो बीच वाली उंगली है, तो बच्चों बीच वाली उंगली देखो धारा दिशा में है, और ये अंगूठे के पास वाली चुंबकीय क्षेत्र दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर था, पहले हम देख लिया था। चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया और धारा ऊपर की ओर है, तो वो धारा ये ऊपर की ओर हो गई, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर हो गया। तो बच्चों अंगूठा किधर आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है। अंगूठा यानी कि इस दिशा में आ रहा है, अर्थात इस तार पर जो लगने वाला बल है बच्चों वो इस दिशा में होगा, एक ऐसे, ठीक है ना। ये अब वही चीज तो यहाँ देख लीजिए भाई, यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र क्यों भाई, अब यहां से देख रहे चुंबकीय क्षेत्र इसके कारण उत्पन्न हो रहा है। तो बच्चों हमने बताया था भाई अंगूठा धारा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के लिए, दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2 ऐसे, और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उधर उंगलियां, और तब हथेली के लंबवत जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस तार के कारण, दूसरे तार के कारण जो पहले तार पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी दिशा ठीक बाहर की ओर, लंबवत बोर्ड पर, यानी कागज की तरह के लंबवत ऊपर की ओर। तो यहाँ दिशा बच्चों यहाँ अंदर की ओर थी, यहाँ बाहर की ओर हो गई। तो बाहर की ओर जो ऊपर की ओर लंबवत दिशा मैंने पॉइंट दिखा दिया बच्चों ऐसे, ये ठीक है ना। ये अब यहाँ बल की से देखो, तो बच्चों भाई ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, धारा इसमें ऊपर की ओर, तब देखो अंगूठा किधर आ रहा है, अंगूठा इधर आ रहा है, यानी अंगूठे की दिशा बल की दिशा को दिखाएगी। तो बच्चों भाई इस तार पर जो लगने वाला बल है वो भी डायरेक्शन देखो ये है, यानी कि इस पर बल इधर लग रहा है, इस तार बल इधर लग रहा है, अर्थात ये तार दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये इसे इधर खींच रहा है और ये इसे इधर खींच रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो बच्चों याद रखेंगे, जब दो समांतर धारावाही मतलब दोनों में धारा बह रही है और समांतर रखे हुए हैं, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच जबकि दिशाएं, धारा की दिशाएं समांतर हों, धारा की दिशाएं एक ही दिशा में हों, यानी कि दो समांतर धारावाही चालक जिनमें धारा की दिशाएं समान हो, एक ही दिशा में हो, तब उनके बीच आकर्षण बल लगता है। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है भी, ठीक है नहीं। जब धारा की दिशाएं एक ही होंगी, समान दिशा में धारा बह रही है दोनों चालकों में, तो आकर्षण बल लगेगा ऐसे। अब ठीक अगर धारा अपोजिट बह रही है, तो बच्चों जब अपोजिट बहेगी तो यहाँ
एक के कारण, क्योंकि एक में धारा जिस दिशा में है उस दिशा में बह रही है, दूसरे में देखो अब इसके विपरीत हो गई, तो वहाँ एक के कारण चुंबक क्षेत्र का मान बदल जाएगा। तो अब जब चुंबक क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी तो बल की दिशा बदल जाएगी। अब हम वही नियम जो हमने यहाँ लगाए थे धारा की दिशा देखो विपरीत करने पर, ठीक है ना, बिल्कुल वही नियम जो हमने यहाँ लगाए थे चुंबकीय क्षेत्र के लिए और बल के लिए। तो बच्चों यहाँ जो बल आएंगे वो देखो दोनों ऐसा आएंगे कि इस पर जो बल लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा, इस पर जो बल लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा, ठीक है ना, और दोनों की डायरेक्ट बीच की दूरी वही आर ही होगी। बिल्कुल सेम प्रोसीजर मैंने इसमें बताया वही इसमें करना, पर धारा से विपरीत करने पर, अंगूठा धारा दिशा में लेने पर फिर चुंबकीय क्षेत्र का मान दिशा किधर होगी तब चुंबकीय बल किधर लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो दिशा आएगी वो इस पर इधर की ओर, इस पर इधर की ओर, यानी ये इसे इधर धक्का दे रहा है, ये इसे इधर धक्का दे रहा है, अर्थात ये एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, यानी रिपेल कर रहे हैं। इनके अंदर जो फोर्स लगेगा जो रिपल्शन प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो अब हम ये याद रखेंगे बल का मान यही होगा, क्योंकि धारा वही है, दूरी वही है और लंबाई वही ले लेंगे, तो फार्मूला यही आएगा, चाहे धारा एक ही दिशा में हो या विपरीत दिशा में, लेकिन क्या अंतर पड़ेगा, बल की दिशा चेंज हो जाएगी। यहाँ दोनों तारों के बीच धारा विपरीत होने के कारण भी प्रतिकर्षण बल लगेगा और धाराएं समान होने के कारण आकर्षण बल लगेगा, ठीक है बच्चों। तो ये दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आ गया बच्चों, F/L = μ0.2 I1I2/r। कभी कभी बच्चों होता क्या है बोर्ड एग्जाम में वो ये फॉर्मूला ड्राइव कराता है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर में ये पूछ लेता है कि भाई इस सूत्र के द्वारा एम्पियर की परिभाषा दीजिए, इस सूत्र के द्वारा एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो देखो मैं इस फार्मूले के द्वारा एम्पियर की परिभाषा बताता हूं जो बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं बच्चों। तो देखो एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा हमने पीछे फर्स्ट क्लास में बताई है, लेकिन वो बोर्ड एग्जाम जब ये फॉर्मूला ड्राइव करता है तब पूछता है कभी इस सूत्र के द्वारा एम्पियर की परिभाषा। तो देखिए बच्चों भाई इस सूत्र के द्वारा कैसे कि यदि दो समांतर धारावाही चालक तार एक दूसरे समांतर रखे हैं जिनके बीच की दूरी r है और दोनों में क्रमशः I1 I2 धारा बह रही है, तब उनकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो भाई एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा बच्चों भाई F/L = μ0/2 I1I2/r। भाई यही तो फॉर्मूला है बच्चों, अभी ड्राइव होकर आया है। तो ये दो समांतर धारावाही चालकों के बीच एकांक लंबाई पर तार की लगने वाला बल μ0/2 I1I2/r, ठीक है ना बच्चों। इस फार्मूले में यदि ये μ0/2 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, देखो ये भाई F/L या ऐसे लिखते हैं, इसकी वैल्यू पीछे बता चुके हैं हम, तो 2 × 10⁻⁷ और ये हो गया भाई I1I2/r। यदि इस फार्मूले में L = 1 मीटर और I1I2 = 1 एम्पियर और R = 1 मीटर, R = 1 मीटर, ठीक है ना। तब बच्चों यानी कि तार की लंबाई हमने 1 मीटर ली, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तब क्या होगा, और I1 I2 की वैल्यू 1, ये 1 ये, तो F बराबर कितना आएगा, ये आएगा। देखो भाई तब F = 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। यही डेफिनेशन हो जाएगा बच्चों कैसे, यानी कि ये जो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है F/L 2 × 10⁻⁷ I1I2/r। इस सूत्र में यदि L = 1 मीटर हो, I1I2 1 एम्पियर और बीच की दूरी भी 1 मीटर, तब बच्चों ये एक तो F बराबर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल। तो एम्पियर की परिभाषा में ऐसे दे सकते हैं कि बच्चों भाई 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है
जो निर्वात या वायु में दो लंबे सीधे व समांतर धारावाही चालक तार एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है ना, एकांक लंबाई के, यानी कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात या वायु में एकांक लंबाई के तार निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर परस्पर समांतर रखे हैं, ठीक है ना। तब उनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल, 2 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन हो, तब वो जो धारा होगी वो 1 एम्पियर होगी। बात क्लियर होगी बच्चों? दुआ सुन लो कि भाई एकांक लंबाई के 2 चालक तार निर्वात या वायु में एक दूसरे के समांतर परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है ना। तब जो उनमें बहने वाली 1 एम्पियर धारा है, ठीक है ना, तो उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय बल होगा वो 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन होगा। जब इतना बल उत्पन्न होगा और एक लंबाई इनके 1 मीटर बीच की दूरी हो, 1 मीटर लंबा तार हो, सही ना, और इतना बल उत्पन्न हो रहा हो धारा बहने के कारण, तो वो धारा 1 एम्पियर होगी। बात क्लियर हो गई? ठीक है ना। तो ऐसे हम एम्पियर की परिभाषा दे सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, कल एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कराएंगे नया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।